खुशी कहने को तो ये एहसास का एक शब्द है, मगर इंसानी दुनिया में इसकी बहुत कमी है। इसे महसूस करते समय हमारे शरीर और दिमाग में काफी कुछ होता रहता है। जैसे कि जब कोई पॉजिटिव या रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है तो ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन। ये केमिकल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं जो इंसान को खुशी, सुकून और सेटिस्फेक्शन का एहसास दिलाते हैं। ये सिग्नल्स इंसान के मूड और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे वो खुश फील करता है। खुशी का एहसास एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ब्रेन के अलग अलग हिस्सों का रोल होता है और इस प्रोसेस में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इंसान के मूड और इमोशनल स्टेट को पॉजिटिव बनाते हैं। एक फिल्म आई थी साल 2019 में, नाम है लिटिल जो। ये बातें फिल्म के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो अंत तक जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है तो हमें एक बायोटेक कंपनी दिखाई जाती है। इस कंपनी में सिर्फ पौधों और फूलों पर ही रिसर्च की जाती। ये रेयर ब्रीड तैयार करने की कोशिश करते। हाल ही में ये दो ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एलिस, जो इस कहानी की मुख्य किरदार और इस कंपनी में एक बॉटनिस्ट है, वो अपने कोलीग्स के साथ मिलकर फूलों के एक खास ब्रीड को तैयार करने में लगी थी और इसी को लेकर आज उनकी बात हो रही थी। दरअसल एलिस ने कई सालों की मेहनत के बाद फूलों की एक ऐसी ब्रीड तैयार की थी जिसकी खुशबू में ये खास बात है कि वो किसी भी इंसान को खुश कर सकती है, यहाँ तक कि दुखी इंसान को भी। एलिस का कहना था कि इस फूल में मौजूद केमिकल्स इंसान के डोपामिन लेवल को बैलेंस रखते हैं और ऑक्सीटोसिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से इंसान को खुशी महसूस होती है। लेकिन ये पौधा अपने आप में भी जिंदा है। वो लोगों को महसूस कर सकता है, उनकी बातों को समझ सकता है। उसके विकास के लिए ये जरूरी है कि उसे एक खास टेम्परेचर में रखा जाए और उसके साथ बात की जाए, उसका ख्याल रखा जाए। ये एक लाल रंग का अजीब सा फूल था। एलिस के हिसाब से ये फूल अपने आसपास के आवाजों और माहौल को समझ सकता है। इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल था। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट था। इस पर कुछ खास टेस्ट करने बाकी थे, जिसके बाद इसे मार्केट में लाया जाएगा। इनका मैनेजर, जिसका नाम कार्ल था, वो एलिस के काम से बहुत खुश था। कहते हैं कि इस साल के फ्लावर एग्जीबिशन से पहले ही इस फूल को तैयार करो। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो इससे हम सबको बहुत फायदा होगा। मीटिंग के बाद हम देखते हैं कि एलिस का बेटा जो उसका इंतजार कर रहा था, तब उसकी मुलाकात क्रिस से होती है। क्रिस भी इसी कंपनी में है और वो एलिस के साथ काम करता है। सच तो ये था कि क्रिस एलिस को काफी पसंद करता था। हमें पता चलता है कि एलिस सिंगल मदर है। अपने पति से डिवोर्स के बाद जो को वही संभाल रही थी। जो को खुद भी अपने पिता नहीं पसंद। हालांकि एलिस अपने काम की वजह से जो के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाती, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता था। घर आने के बाद जो एलिस से कहता है कि शायद क्रिस आपको पसंद करता है, अब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। एलिस कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर अब अगली सुबह हम बेला को देखते हैं, एक बड़ी उम्र की औरत जो इसी कंपनी में काम करती है। वो काम पर अपने कुत्ते को भी लाती थी जो उसके बच्चों जैसा था। लैब का एक्सेस सिर्फ कुछ खास लोगों के पास ही होता, इसलिए बेला को हर सुबह थोड़ा इंतजार करना पड़ता। कार्ल और बेला नीले फूलों पर काम कर रहे थे, जबकि एलिस और क्रिस लाल फूलों पर, जो हैप्पी फ्लावर्स है। और एलिस ने उनका नाम लिटिल जो रखा है, यानी अपने बेटे के नाम पर। काम के बाद क्रिस एलिस को ड्रिंक के लिए पूछता है, मगर वो मना करती है और काम का बहाना करके वो घर चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी क्रिस को पसंद करती थी। हम जो को देखते हैं, जिसने घर पर चींटियां पाली थी। वो उन्हें खाना खिलाता है, उनका काफी ख्याल रखता है। एलिस जब घर आई वो उसके लिए एक हैप्पी फ्लावर लाई थी, यानी लिटिल जो। एलिस कहती है कि तुम इसका ख्याल रखो और इससे बातें किया करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जो को तो ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन एलिस की खुशी के लिए वो उस फूल से बात करता है। अब अगले दिन लैब में सभी परेशान थे क्योंकि लिटिल जो के साथ जो नीले फूल थे वो किसी बीमारी की वजह से सड़ चुके थे। अब कार्ल इसके लिए एलिस को दोष देता है। कहता है कि लिटिल जो के पॉलन की वजह से ही उनके प्लांट्स इन्फेक्ट हो गए, जिस पर एलिस कहती है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि उसने लिटिल जो को पॉलिनेशन के लिए बनाया ही नहीं, मतलब कि वो खुद से नस्ल नहीं बढ़ा सकते। इस पर बेला पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो कुदरत के साथ खिलवाड़ है। पॉलिनेशन ही तो फूलों की खास बात है जिससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर ये खुद से अपनी नस्ल नहीं बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए। तब एलिस कहती है कि मैंने बहुत सोच समझकर इन फूलों के बारे में ये फैसला लिया है। कार्ल कहता है कि जब तक हम इस इन्फेक्शन की जांच नहीं कर लेते तब तक सभी लैब में मास्क लगाकर रखेंगे। नीले फूलों के लिए वो बहुत परेशान था और दुखी भी।
जब क्रिस और एलिस बात कर रहे थे तो बेला वहां आती है। वो परेशान थी क्योंकि उसका कुत्ता गायब था। उसे लगता है कि शायद वो लैब में बंद हो गया हो। अब क्योंकि उसके पास लैब का एक्सेस नहीं था, इसलिए वो एलिस को लैब में देखने का कहती है। क्रिस कहता है कि मैं लैब में चेक कर लूंगा। लैब के अंदर आने पर वो देखता है कि लाल फूल खिल रहे थे। तभी बेला का कुत्ता उसे धक्का देता है, जिससे क्रिस ने उन फूलों को सूंघ लिया था। ये फूल सिर्फ खास समय पर ही ये पैथोजन रिलीज कर देते। खैर, क्रिस बेला के डॉग को वहां से बाहर निकाल लेता है। उस दिन भी क्रिस एलिस को ड्रिंक के लिए पूछता है। इस बार एलिस मना नहीं कर पा रही और ये दोनों एक बार में चले जाते हैं। एलिस नोटिस करती है कि क्रिस के बिहेवियर में काफी बदलाव आ चुका है। जैसे वो बिना हिचकिचाए एलिस को किस करता है। उसकी बातें भी थोड़ी अलग थी। अगले दिन हम देखते हैं कि बेला का कुत्ता उस पर भौंक रहा था, बल्कि वो तो उसे काटने की भी कोशिश करता है, जो बहुत अजीब था क्योंकि बेला ने उसे काफी समय से पाला था। इस सबसे बेला बहुत परेशान थी। वो कहती है कि आज से पहले इस कुत्ते ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, बल्कि अब तो वो ये कहने लगी कि ये उसका कुत्ता है ही नहीं। बेला के मेंटल इश्यूज के कुछ रिकॉर्ड्स भी थे, इसलिए कोई उसकी इस बात पर खास ध्यान नहीं देता। पर असलियत में जिस किसी ने भी उस पैथोजन को इनहेल किया था, उनमें कोई ना कोई बदलाव आ चुका था, खासकर उनके बिहेवियर में। बाद में एलिस क्रिस से इस बारे में बात करती है तो क्रिस कहता है कि दरअसल बेला की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं। ऐसा पहले भी हुआ है कि जब उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी थी, शायद उसकी बीमारी अब वापस से बढ़ रही है। एलिस के घर पर हम देखते हैं कि जो एक लड़की को मैसेज कर रहा था, वो उसे अपना एंट हाउस दिखाता है जो उस लड़की को पसंद नहीं आता। फिर जो लिटिल जो के साथ एक फोटो लेता है जो उस लड़की को बहुत पसंद आया। वो काफी इम्प्रेस हो जाती है, जिस पर जो भी खुश था। वो उस फूल को पानी देता है। तभी वो फूल पैथोजन को रिलीज कर देता है, जिसे जो ने इनहेल कर लिया। इसके बाद वो चीखने लगा। एलिस के आने पर जो का बर्ताव बहुत अजीब था। एलिस उसे खाने का पूछती है तो जो बताता है कि मैंने पहले ही खा लिया है। आमतौर पर वो उसके बगैर खाना नहीं खाता था। अगले दिन बेला काम पर अपने कुत्ते को नहीं लाती। एलिस को ये बात भी अजीब लगी क्योंकि बेला उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। एलिस के पूछने पर बेला बताती है कि अब वो मेरा कुत्ता नहीं है, वो बदल चुका है, वो कोई और है। रात में बेला एलिस के घर आती है उसे कोई खास बात बताने। वो कहती है कि उसके कुत्ते के साथ जो भी हुआ उसकी वजह लिटिल जो है, यानी वो लाल रंग के फूल। मैंने डॉग के कुछ टेस्ट करवाए लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं। दरअसल इस पॉलन ने उसके दिमाग पर असर किया है, दिमाग के उस हिस्से पर जहां इंसान की पर्सनैलिटी, इमोशन और फीलिंग्स होती है। वो बताती है कि क्रिस का व्यवहार भी बदल चुका है। मुझे लगता है कि क्रिस भी इन्फेक्टेड है और यही वजह है कि वो लिटिल जो को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। एलिस उसकी बात का विश्वास नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में शक बैठ गया था क्योंकि उसके अपने बेटे जो का बर्ताव भी कुछ बदला सा है। एलिस अपने कुछ क्लाइंट्स की वीडियो देखती है जिन पर उस फूल के टेस्ट किए गए थे। उसमें एक लड़की और उसकी माँ का इंटरव्यू था, जिसमें उसकी माँ भी यही शिकायत कर रही थी कि जब से मेरी बेटी ने उस फूल को सूंघा है, इसका बर्ताव बहुत बदल चुका है। लेकिन वो सारी वीडियोस आधी अधूरी थी। तभी लैब का एक वर्कर वहां आता है। एलिस के पूछने पर वो बताता है कि उन्होंने इसमें बस पॉजिटिव कमेंट्स को ही रखा है, ये लिटिल जो के प्रमोशन में इस्तेमाल होंगे। अब अगले दिन कार्ल एलिस को डांटता है क्योंकि क्रिस ने बिना इजाजत के हैप्पी फ्लावर के साथ कुछ नए फूल लगाए थे जो उसका नया बैच तैयार करने में मदद करेंगे। लेकिन अब तक उस पहले बैच पर भी पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुए थे। एलिस कहती है कि लिटिल जो किसी के लिए खतरा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मेरा बेटा इसे इन्फेक्ट होता क्योंकि मैं एक फूल अपने साथ घर ले गई थी। इस बात पर कार्ल और भड़क जाता है क्योंकि एलिस ने एक नियम तोड़ा। तब क्रिस कहता है कि हमें अपना काम नहीं रोकना चाहिए, हमें जल्द से जल्द लिटिल जो को लॉन्च करना होगा। मैंने सुना है कि दूसरी कंपनीज भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अगर हमने देर की तो शायद दूसरे लोग हमसे आगे निकल जाए। लेकिन कार्ल उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि जब तक उन फूलों पर टेस्ट पूरे नहीं हो जाते तब तक हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो के पिता उसे मिलने आए हैं। वो हर वीकेंड अपने पिता के साथ गुजारता। इस बार वो लोग फिशिंग पर जाते हैं। वापस आने पर एलेक्स यानी जो के पिता एलिस से कहते हैं कि तुमने जो में कोई बदलाव महसूस किया? तो एलिस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। रात में जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो जो एलिस से कहता है कि आप अपने काम में बहुत बिजी रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने पिता के पास चला जाऊं। ये सुनकर एलिस को दुख होता है कि जो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसे तो एलेक्स पसंद भी नहीं। अब रात में हम देखते हैं कि जो एलिस की लैब आईडी चुराकर अपनी दोस्त सैम के साथ लैब चला गया। वहां सैम ने भी उन फूलों को सूंघ लिया था और जो उसे जानबूझकर वहां लाया था ताकि सैम भी उन फूलों का शिकार बन जाए।
अगले दिन टीम एलिस को बताती है कि लैब से एक पूल चोरी हो गया है। वो सभी सीसीटीवी कैमरास में देखते हैं लेकिन किसी ने वो फुटेज ही डिलीट कर दी थी, जो क्रिस का काम हो सकता है। बस फुटेज में जो का जूता दिख रहा था, जिसे एलिस समझ गई कि ये काम उसके बेटे का है। बाहर आने पर बेला एलिस को बताती है कि वो जान गई है कि लिटिल जो ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहती है कि तुमने उसके पॉलिनेशन को खत्म कर दिया, जिस वजह से उसे ये डर है कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। इसलिए उसने इंसानों को ही वश में रखना सीख लिया है ताकि वो हमेशा उसकी सुरक्षा करे। जिंदा रहना हर जीव की फितरत है। करोड़ों सालों का एवोल्यूशन हमें यही तो सिखाता है। मगर ये पौधा समझदार है, बाकी पौधों से अलग। एलिस को उसकी बातें बकवास लगती थी कि आखिर एक पूल में इतनी अकल कैसे हो सकती है। तब बेला उसे एक हार्ड ड्राइव देती है जिसमें उन लोगों के पूरे इंटरव्यूज थे जिन पर उन पूलों के टेस्ट किए गए थे। एलिस घर आकर वो इंटरव्यूज देखने लगी तो उसमें पेशेंट्स यही बता रहे थे कि उन पूलों को सूंघने के बाद उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन उनके परिवार वाले इस बात को लेकर परेशान थे कि उनका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। रात को एलिस जब घर आई और वो जो के कमरे में जाती है, देखती है कि वहां उसके साथ सैम यानी उसकी वो दोस्त है। इस बात से वो हैरान हो गई, जो अपनी माँ से कहता है कि हम स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सैम बड़ी लड़कियों की तरह बात कर रही थी, बल्कि जो का बिहेवियर भी किसी मैच्योर आदमी की तरह था। एलिस उसे खाने के लिए रुकने का कहती है। खाने के दौरान जो फिर से अपने पिता के साथ रहने की बात करने लगा। एलिस इसके लिए नहीं मानती तो जो गुस्से में वहां से उठ जाता है। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो जो उसे धक्का दे देता है, जिससे एलिस के सर पर चोट आ गई। लेकिन जो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और सैम भी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। बाद में एलिस उसके कमरे में जाती है जहां जो और सैम लिटिल जो यानी उस फूल को पानी दे रहे थे। एलिस देखती है कि जो के सारी चींटियां मर चुकी है क्योंकि अब उनका ख्याल नहीं रखता। वो ख्याल रखता है तो सिर्फ उस फूल का। अगले दिन रिक जब नए फूलों को देखने गया तो वो सभी मुरझा चुके थे क्योंकि किसी ने कमरे का टेम्परेचर कम कर दिया था। रिक और क्रिस इस सब का इल्जाम बेला पर लगा रहे थे तो बेला कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के साथ क्या चल रहा है। बेला का मानना था कि ये दोनों फूलों से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। बाद में एलिस भी क्रिस को बताती है कि शायद बेला ठीक कह रही है, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई हो। फूल वाकई लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो क्रिस उसे ये सब सोचने के लिए मना करता है और कहता है कि बेला की बात मत सुनो। एलिस स्कूल के बाद जो को लेने जाती है। एलिस देखती है कि जो ने नए दोस्त बना लिए थे जिनके बारे में एलिस नहीं जानती। तो जो कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे हर एक बात आपको बताने की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ रिक बेला के पास आता है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है, मुझे जल्दी वहां जाना होगा। क्या आप आज रात पौधों को पानी दे देंगी? बेला ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन रिक की मजबूरी समझकर वो मान गई। रात में पौधों को पानी देने के बाद जब वो बाहर निकलने लगी तो दरवाजा बंद था। वो समझ जाती है कि ये एक ट्रैप था। तभी फूल पैथोजन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। बेला दिमाग लगाकर एक पाइप पर चढ़ती है और खिड़की खोलकर अपना सर बाहर निकाल लेती है ताकि वो इस पैथोजन को इनहेल ना करे। अगले दिन एलिस बेला का इंतजार कर रही थी। जब बेला पहुंची तो एलिस उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी बात पर सोचा है। तो बेला बताती है कि मेरी बातों को भूल जाओ, वो सब मैंने अपने पागलपन में कही थी। शायद तुम्हें पता नहीं मगर 1 साल पहले मेरा इलाज भी चल रहा था। उसका बर्ताव देखकर एलिस बहुत हैरान थी। अचानक से वो बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो भी उन फूलों के वश में हो। एलिस इस बारे में अपने साइकियाट्रिस्ट को बताती है। उसकी साइकियाट्रिस्ट उसे समझाती है कि ये सब उसका वहम है। शायद उसने बेला की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर दिया, जिस वजह से उसे ऐसा महसूस होता है कि जो बदल रहा है और उन फूलों में कुछ है। वो कहना चाहती थी कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है और उसके व्यवहार में ये बदलाव आना आम बात है। घर आने पर वो देखती है कि क्रिस और सैम जो से मिलने आए थे। एलिस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो क्रिस को भी डांट देती है तो क्रिस कहता है कि बदलाव हम में नहीं बल्कि तुम में आ रहा है। एलिस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम ये समझना ही नहीं चाहती और जो भी अब बड़ा हो रहा है तुम उसे बच्चा समझना छोड़ दो। उसके जाने के बाद एलिस जो से बात करती है तो जो एलिस से कहता है कि आपको ये सब इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि आप हमारे जैसा नहीं सोचती। उस फूल को सूंघने के बाद हमारे लिए सब कुछ बदल गया। हम बहुत खुश रहते हैं। हमारी सोच बिल्कुल बदल गई। हम पहले जैसे नहीं रहे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम मर चुके हो लेकिन हम फिर भी जिंदा है। जब आप भी उस फूल को सूंघ लोगी तो आपको सब कुछ सही लगने लगेगा। एलिस ये सब सुनकर बहुत घबरा जाती है। तब जो और सैम हंसकर कहते हैं कि हम आपसे मजाक कर रहे हैं। क्रिस ने हमें बताया कि आप उन फूलों के बारे में क्या सोचती है।
पर असलियत में वो जानते थे कि अगर एलिस को सच्चाई का पता चल गया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। फूलों में वाकई गड़बड़ थी, लेकिन एलिस को यकीन हो गया था कि कुछ भी ठीक नहीं, इसलिए वो कार्ल को सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने इन फूलों पर वायरस टेस्ट किए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये वायरस लोगों के दिमाग पर असर कर रहा है। वो खुश तो महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें अब इस फूलों के अलावा दुनिया में किसी भी चीज की परवाह नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम एक सैंपल तैयार करें जिस पर कुछ जरूरी टेस्ट किए जाए। कार्ल कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, जिससे साबित हुआ कि वो भी इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन एलिस के बार बार कहने पर वो उसे इजाजत दे देता है। खाने के दौरान बेल आउट कर कहती है कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया उस मनहूस फूल की वजह से। मैंने उस फूल को स्मेल नहीं किया था। मैं अब तक नाटक कर रही थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम सब भी उस फूल के वश में हो। तभी कार्ल और क्रिस उसे लेकर बाहर जाते हैं। एलिस उनके पीछे जाती तब रिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर जाने पर वो देखती है कि उन्होंने बेला को नीचे फेंक दिया था और एलिस से कहते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एलिस को इस बात पर विश्वास नहीं होता, मगर वो चुप रहती है। इसके बाद कार्ल एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो हैप्पी फ्लावर की तारीफ करने लगा। वो कहता है कि हमें उस पर कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं, बल्कि जितना जल्दी हो सके हमें उसे एग्जीबिशन में लाना होगा ताकि बाकी इंसान भी इससे फायदा उठा सके। एलिस समझ गई थी कि अब वो सभी उस फूल के कंट्रोल में है, इसलिए वो उस समय कुछ नहीं कहती, लेकिन रात में वो लैब जाकर वहां का टेम्परेचर कम कर देती है ताकि सारे फूल मर जाए। तभी क्रिस वहां आ गया। वो एलिस से बहस करने लगा, फिर दोनों की हाथापाई में वो एलिस को बेहोश कर देता है, जिसके बाद उसने एलिस का मास्क उतार दिया ताकि वो भी उस गैस को इनहेल करे। अगले दिन कार्ल सबको बताता है कि फ्लावर एग्जीबिशन के लिए उनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो चुका है और एलिस भी अब इस सब पर खुश थी क्योंकि फूल ने उस पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब ये फूल पूरी दुनिया में हर किसी के पास होगा। इसका मतलब कि हर इंसान इस फूल के कंट्रोल में होगा। एलिस जो को अपने पिता के पास भेज देती है क्योंकि उसे अब बस लिटिल जो की फिक्र थी। फिर एलिस अपनी साइकियाट्रिस्ट को बताती है कि आपने ठीक कहा था, वो सब वाकई मेरा वहम था, अब सब कुछ ठीक हो गया है, जिस पर साइकियाट्रिस्ट भी खुश थी। बाहर आने पर हम देखते हैं कि एलिस ने एक हैप्पी फ्लावर वहां के रिसेप्शनिस्ट को भी दे दिया है, यानी कि अब धीरे धीरे और लोग भी इस फूल का शिकार बनेंगे और दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। इसी के साथ लिटिल जो नामी इस फिल्म का अंत होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ इंसान को भारी पड़ सकता है,